नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और नए जीएस के प्रैक्टिस सेट में फिर से स्वागत है। और ये 25 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। जो आप समझ पा रहे होंगे, इससे पहले हमने 24 प्रैक्टिस सेटों को पूर्ण कर लिया है। तो जो लोग पहली बार आए हैं उन्हें बता दें कि हम आपके लिए इसी तरह से प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। डेली प्रैक्टिस सेट आता है दोस्तों, एक करंट अफेयर्स का आता है और एक आता है जीएस का। जो कि करंट अफेयर्स का दोस्तों शाम को 3 बजे आता है और जो 8 बजे शाम को आता है, जो रेगुलर जो प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट का आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें लेकर आते हैं। और यदि आप एसएससी के किसी भी जैसे जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं बेझिझक। और उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए भी आप इसे ले सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर लेते हैं। और वही एक बार फिर से आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 दोस्तों, ये थोड़ा सा अर्थ से संबंधित है। इसमें बताया गया है पहली जो पंक्ति है उसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनके अर्थों के बारे में हमें मिलान करना है। एक्चुअल में मैचिंग का क्वेश्चन है। और नीचे आप देख पा रहे होंगे टैग क्या लगा है, एसएससी सीजीएल 2023 का प्रश्न है। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। थोड़ा सा बड़ा कर लें, हाँ जी। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण आप जिन लोग जानते होंगे उनको पता होगा पक्का कि वो संबंधित होता है प्रत्यक्ष उपस्थित होना। अर्थात जो प्रत्यक्ष, जैसे पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसके अधिकार होते हैं कि उसे प्रत्यक्ष उपस्थित किया जाता है। और किसके सामने उपस्थित किया जाता है वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी प्रीवियस क्लासेस में इसकी बात कर चुका हूँ मैं। और तो ये हो गया, पहला हो गया दोस्तों तीसरे से मैच। और परमादेश की बात कर ले तो परमादेश होता है आदेश देना, ये सीधा हो गया। और अधिकार प्रत्यक्ष की बात करें तो जी ये हो गया दोस्तों, सी हो गया पहला। और अधिकार प्रत्यक्ष प्रच्छा की बात कर ले तो दावे की वैधता जांच करना, अर्थात दोस्तों एक तरह से प्रूव करना होता है। और उत्कृष्ट रेट की बात करें तो प्रमाणित किया जाना, ये इसका हो गया पूरा। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हमने इसकी बात कर ली है, ये सभी लिखा हुआ है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का। चलिए आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ आते हैं। जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैरकानूनी गिरफ्तारी हुई है, तब कौन सी रिट जारी की जाती है? तो अभी अभी पढ़ा है तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात हो रही है। सीपीओ 2023 का है ये भी प्रश्न। अधिकार प्रच्छा, इसकी दोस्तों हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की थी, तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं एक बार। इसका प्रयोग न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय में व्यक्ति के दावे की वैधता जांच करने के लिए किया जाता है। आप समझ गए होंगे। परमादेश भी दोस्तों हमने सुना था सब। ये उच्च न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय, एक अधिकारी या सरकारी निकाय के खिलाफ एक पूर्व आचरण या चूक को ठीक करने के लिए दिया जाता है। अर्थात जैसे किसी भी जो न्यायालय द्वारा दिया जाता है, अधिकारी या सरकारी निकाय द्वारा कोई भूल या चूक होती है तो उसके लिए न्यायालय ये जारी कर सकता है, परमादेश देता है, तो उसे सुधारने के लिए। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश संविधान उपचारों के अधिकार के रूप में जाना जाता है, इसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा ही जाता रहता है। और इसकी कोई कुछ नहीं है तो अनुच्छेद 32 इसकी बात कर लेते हैं। इसको पूछने का कोई तरीका नहीं है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, उसकी हम बात करेंगे। और ये एमटीएस में पूछा है, देख लीजिए कितना बेसिक क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि एमटीएस का है तो एमटीएस में ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों एक चीज़ और, इसे दोस्तों संविधान की आत्मा किसने कहा था? इसकी आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। इसको संविधान की आत्मा के रूप में किसने उजागर किया था? संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नहीं तो हम इसी वीडियो में दोस्तों लास्ट में भी हम क्वेश्चन लेके आए, उसमें बात कर लेंगे। अनुच्छेद 32, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार होता है अनुच्छेद 32 में। और अनुच्छेद
33 की बात कर लें, 33 की, तो अनुच्छेद 33 सैनिकों अथवा अर्धसैनिकों के मूल अधिकारों में संसद के द्वारा कटौती की जा सकती है, ये बताया गया है 33 में। अनुच्छेद 34 की बात कर लें तो संविधान राष्ट्रपति के द्वारा आतंकवाद से ग्रसित क्षेत्रों में सैनिक शासन, अर्थात दोस्तों राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही है ना, मार्शल या लागू होने के लिए अधिकारों को प्रबंधित करने की संसद को शक्ति प्रावधान है। ये दोस्तों पुलिस या किसी से आतंकवादी गतिविधियां कंट्रोल नहीं हो रही हैं तो संसद राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, ये सभी जानते होंगे। अनुच्छेद 35 अप्रशिक्षित तथा बलात्श्रम के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तो ये भी सभी जानते होंगे। 35 आपने सुन लिया होगा मेरे हिसाब से, अगर नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 4, हैबियस कॉर्पस की बात हो रही है, याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? हैबियस कॉर्पस एक याचिका है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, किसी को सशरीर प्रवेश करना। और यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है ये, सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आई थी उसका एग्जाम हुआ था, उसकी बात हुई है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति को सशरीर पेश करने से है। यह रिट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया हो या गिरफ्तार किया हो, अर्थात किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कस्टडी में रखा या जाए तो, माफ कीजिएगा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य किया जाना जो अपहरण के दायरे में आता है। क्या है आगे देखिए। अच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का उपयोग उच्चतम न्यायालय व निम्नतम या उच्च न्यायालय में किया जाता है। इस याचिका के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोर्ट में सामने पेश करना अनिवार्य होता है। प्रश्न नंबर 5, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? CHSL 2022 का प्रश्न है। मैंने कहा था ना दोस्तों, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा ही जाता रहता है किसी न किसी नए रूप में, और इस पर आप फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट का टैग लगा लीजिएगा। तो मैंने बताया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका जी ने इसे भारत के संविधान की हृदय और आत्मा का टैग दिया था। प्रश्न नंबर 6, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? और मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में? इसका सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक की बात कर रहे हैं हम, और ये भी CGL 2023 का प्रश्न है, तो लेटेस्ट प्रश्न है सभी। और हाँ दोस्तों, कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि इस तरह के या इतने सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, तो उनको बता दें कि इसी तरह के जो हम लेकर आते हैं, इसीलिए हम टैग लेकर आते हैं हर प्रश्न के नीचे कि कौन से एग्जाम में क्या पूछा गया है। मास्की की बात कर लें, भारत के कर्नाटक राज्य में रायचूर जिले में स्थित है। कर्नाटक में रायचूर जिला है, उसमें स्थित है। वर्ष 1915 में यहाँ से सम्राट अशोक महान के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और मास्की शिलालेख से यह पता चलता है कि देवनामप्रिय पियदास और अशोक एक ही व्यक्ति थे, अर्थात दोस्तों अशोक का ही दूसरा नाम था देवनामप्रिय और पियदास, ये सभी अशोक के ही नाम हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश का एक शासक था? अशोक, पौरस या बिंदुसार या पुष्यमित्र? तो मेरे हिसाब से सभी ने ही सुना हुआ, पुष्यमित्र सुंग पूरा ही नाम है, ज़्यादातर यही लिया जाता है। CHSL 2023 का प्रश्न है, लेटेस्ट ये है प्रश्न। इसकी डिटेल में थोड़ी सी बात कर लें। पुष्यमित्र सुंग ने आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये अर्थात मौर्य वंश के बाद का वंश है, ये जस्ट बाद में स्टार्ट हुआ था। सुंग वंश का शासनकाल की बात कर लें तो 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व माना जाता है। और सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति सुंग था, जिसकी हत्या वसुदेव कण्व ने की थी और कण्व वंश की नींव रखी थी। पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित पतंजलि जी थे। पतंजलि का नाम आपने ज़्यादातर सुना होगा, तो वो इन्हीं के दरबार में थे।
पुष्यमित्र बौद्ध विरोधी था, लेकिन भरहुत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र सूंग को जाता है। खारवेल कलिंग का राजा था, इसने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र सूंग को पराजित किया था। पुष्यमित्र सूंग के काल में यवन आक्रमण हुआ और गार्गी संहिता के यवनों के आक्रमण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 8, सूंग वंश का अंतिम राजा कौन था? पुष्यमित्र सूंग, भवभूति सूंग, देवभूति सूंग, शशांक। अभी अभी दोस्तों हम पढ़ के आए हैं और ये CGL 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो लोग ये सोच रहे होंगे बहुत सिंपल सा प्रश्न है। सिंपल सा ही है दोस्तों, लेकिन एग्जाम में CGL में पूछा गया, ये मैटर करता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम है या कोई अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है तो उसमें ज़्यादा वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं हार्ड, ऐसा नहीं है। ये भी दोस्तों नॉर्मल ही प्रश्न है और ये CGL में तक पूछा गया है। और हमने अभी अभी इसकी बात की है, तो ये देवभूति सूंग की बात कर रहे हैं, आखिरी शासक जो थे सूंग वंश के। देवभूति सूंग वसुदेव की ने इसकी हत्या की थी, कड़प वंश की स्थापना की थी, जो हमने अभी अभी थोड़े लास्ट प्रश्न में पढ़ा था। प्रश्न नंबर 9, किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? मलिंद, चंद्रगुप्त द्वितीय, रुद्रदमन और कनिष्क। इसके सही उत्तर है कनिष्क की बात हो रही है और ये MTS 2023 का प्रश्न है। यदि दोस्तों आपको ऐसा लगे कि कोई किसी प्रश्न में हम कुछ गलत बता रहे हैं या जो भी है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि लोग पढ़ भी रहे हैं, इसलिए प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कनिष्क की बात हो रही है। तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कुडफिसिस था और कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता था और कनिष्क की 2 राजधानियां थी, मथुरा और पुरुषपुर यानी पेशावर की बात हो रही है। शक संवत कनिष्क द्वारा चलाया गया था। गांधार शैली यानी कनिष्क के शासनकाल में काफ़ी विकसित हुई थी। जो गांधार शैली थी वो कनिष्क के ही शासनकाल में काफ़ी ज़्यादा विकसित हुई थी। प्रश्न नंबर 10 की बात कर लें तो अरे ट्रैक क्यों हो गया। प्रश्न नंबर 10, कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध था? इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था। तो सीधा सीधा इसका क्वेश्चन तो इसका आंसर मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है और ये भी दोस्तों CGL 2023 में ही आया है। तो आप देख पा रहे होंगे कितने सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका आंसर है कनिष्क। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन या हार्ड क्वेश्चन डिपेंड करता है कि हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। यदि हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा है तो हार्ड हो ही नहीं सकता है, यदि नहीं पढ़ा है तो दोस्तों हार्ड तो होगा ही। तो इसीलिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं ऐसे क्वेश्चंस का जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्लास में। कुषाण शासक बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। इन्हीं के समय में कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अश्वघोष, पार्श्व, नागार्जुन, वसुमित्र और चरक कनिष्क के दरबार के संरक्षक प्राप्त थे। सिल्क मार्ग पर कनिष्क का नियंत्रण था और बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। अश्वघोष दोस्तों संरक्षक थे इन्हीं के। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। प्रश्न नंबर 11, समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की बात करें तो औसत ढाल होती है 2 डिग्री या उससे भी कम, 5 डिग्री या उससे भी कम, 1 डिग्री या उससे भी कम या 8 डिग्री या उससे कम। CPO 2023 का प्रश्न है, तो इसे उसी लेवल के हिसाब से डील करेंगे। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर C। और जैसा कि हम बताते हैं हर प्रश्न में कि हम हर प्रश्न के आगे कुछ डिटेल में की पॉइंट्स भी लेकर आते हैं, तो उनमें दोस्तों इसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे हम। 1 डिग्री या उससे भी कम इसका उत्तर है। और इसकी की पॉइंट्स की बात कर लें तो महाद्वीप और महासागर के मिलन स्थल में महाद्वीप का महासागर की और जो बड़ा हुआ जलमग्न भाग होता है महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। अर्थात दोस्तों महाद्वीपीय शेल्फ की बात की गई है। तो देखते हैं क्या होता है। महाद्वीप और महासागर के मिलन स्थल में महाद्वीप का महासागर की ओर
जो बड़ा हुआ जलमग्न भाग होता है उसे महाद्वीपीय शेल्फ कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यह समुद्र का सबसे उथला क्षेत्र होता है तथा इसकी औसत ढाल 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। महाद्वीपीय शेल्फ जिस तीव्र ढाल पर समाप्त होते हैं उसे शेल्फ ब्रेक कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप शेल्फ है साइबेरियन शेल्फ। इसकी चौड़ाई है लगभग 1500 किलोमीटर और आर्कटिक महासागर में स्थित है ये। मैंने कहा था ना दोस्तों, की पॉइंट्स पे हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आते हैं। प्रश्न नंबर 12, सौरमंडल के निर्माण और निरूपण में की व्याख्या करने के लिए सार्वजनिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल होता है, कौन सा है? अर्थात निहारिका परिकल्पना, सौर परिकल्पना, क्लाउड परिकल्पना, कैसी परिकल्पना। CPO 2023। इसके उत्तर की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए यानी निहारिका परिकल्पना इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न की बात करते हैं। इसकी की पॉइंट्स भी लेकर आए हैं हम, तो उनकी पहले बात कर लें। चलिए बात कर लेते हैं इसकी। लाप्लास ने कांट के वायव्य राशि सिद्ध को संशोधित कर निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की। अर्थात दोस्तों लाप्लास की बात करें, लाप्लास के कांट की यानी राशि लाप्लास का जो सिद्धांत था पहले, उसे राशि सिद्धांत के द्वारा अर्थात उससे संशोधित करके जो निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की थी। कहने का तात्पर्य यही है बस, पहले लाप्लास सिद्धांत चलता था, उसके बाद में ये निहारिका परिकल्पना यानी उसमें कुछ सिद्धांत में बदलाव करके उसमें ये बना दिया गया है। और इसकी बात करें, निहारिका परिकल्पना को सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सार्वजनिक स्वीकृत मॉडल माना जाता है। उसमें संशोधन किया उसके बाद में यही सर्वचलित है हर जगह। निहारिका परिकल्पना के अनुसार अतीत में ब्रह्मांड की एक गतिशील और तप्त महापिंड मंद गति से घूर्णन कर रही थी। अर्थात इस गर्म और मंद गति से घूमते हुए बादल को निहारिका कहा जाता है। हाँ जी, इस परिकल्पना पर दोबारा आते हैं। तो इसमें दोस्तों एक तरह से ये बताया गया है कि सूर्य के बारे में, जिसके बारे में आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक बार पढ़ लीजिएगा आप। इसमें जो भी है सीधा लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं है। भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि के संगठित डेटा एकत्र करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? 73 में, 79 में, 76 में या 75 में? मैं दोस्तों बस एक ही बात कहना चाहूँगा, कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रेगुलर बने रहिएगा। मुझसे नहीं, किसी भी टीचर से आप अगर पढ़ रहे हैं या किसी भी क्लासेस को आप अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज़ रेगुलर रहिएगा। उसी में कुछ फ़ायदा है। अगर आपने 1-2 क्लास लेकर फिर छोड़ दिया या किसी को भी फॉलो किया फिर छोड़ दिया है, कुछ समय ब्रेक ले लिया, तो मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं होता है फिर। तो इसके आंसर की बात कर लें तो 1875 इसका सही उत्तर है। इसकी बात कर लें, तापमान, वर्षा, पवन संबंधित डाटा, ये 1800 IMD की बात हो रही है, तो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र लद्दाख में स्थित है। आगे प्रश्न पर आते हैं, थोड़ा जल्दी कर लेंगे, क्लास ज़्यादा लंबी होती जा रही है। प्रश्न नंबर 14, कोपाकबाना समुद्र तट की बात कर रहे हैं, डैश में स्थित है? पेरू में, मैक्सिको में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में? बताइए, एक बार कोशिश कीजिए। तो इसका सही उत्तर की बात कर लेते हैं, ब्राज़ील इसका सही उत्तर है। और इसकी डिटेल में अगर बात करें की पॉइंट्स की, तो कोपाकबाना समुद्र तट ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में स्थित है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है और ब्राज़ील की मुद्रा ब्राज़ीलियाई रियाल है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रसिद्ध समुद्र तट है बॉन्डी बीच। सबसे प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया का समुद्र तट है, ये भी देखिए 2-3 क्वेश्चन इसमें भी मिल चुके हैं आपको। एक बार दोस्तों
अगली क्लास में हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि हमने अभी तक टोटल कितने क्वेश्चंस करा दिए हैं। ये की पॉइंट्स वाले नहीं, अप्रोक्स क्वेश्चन हमने कितने अटेंड कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 15, हुक्का जलप्रपात कहाँ स्थित है? स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एक बार कोशिश कीजिए। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड इसका सही उत्तर है और सीपीओ 2023 का प्रश्न है ये। और कुछ ये जलप्रपात है और देशों के नाम हैं, इनकी बात कर लेते हैं। एंजिल या एंजल जो भी है, ये वेनेजुएला में स्थित है। जोंग या महात्मा गांधी जलप्रपात है, वो भारत में स्थित है। विक्टोरिया दक्षिण अफ्रीका में है। नियाग्रा अमेरिका प्लस कनाडा, यानी नियाग्रा ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इस पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट का टैग लगा दीजिए। काफ़ी फेमस है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये जलप्रपात। हुक्का की हमने बात की थी जो कि न्यूजीलैंड में है। एक बार सर्च कीजिएगा इसके बारे में, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, ये फिर कुछ अलग है। प्रश्न नंबर 16, और आप देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर 16 से हम एक इकोनॉमिक्स के टॉपिक में घुसते जा रहे हैं। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या था? एक बार इसका CGL 2021 का प्रश्न है, इस पर एक बार गौर कर लीजिएगा। ये दोस्तों जो हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस लेकर आते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और इनका लेवल भी अच्छा होता है। तो आप देख पा रहे होंगे CGL का प्रश्न है ये दोस्तों। एक्चुअल में जो CGL के प्रश्न होते हैं इकोनॉमिक्स में, वो ही पूछे जाते हैं। इसका जो उद्देश्य था उसकी बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उद्देश्य है, बाकी सबकी बात नहीं करेंगे। यह एक ऐसे ग्रह की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में बढ़े हैं। इसकी हमने बात कर ली है, जो लोग और ग्रह संतुलन में ही बढ़े हैं। प्रश्न नंबर 17, DP दर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार और लॉन्च की गई थी? छठी, सातवीं, चौथी, पांचवी। और ये भी CGL का ही प्रश्न है। मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया, इकोनॉमिक्स यानी जो अर्थशास्त्र के जितने भी प्रश्न लेकर आए हैं वो सभी एक से एक लेवल के प्रश्न हैं, उनका अलग ही लेवल है और काफ़ी डीप नॉलेज देते हैं। तो इसका उत्तर है सही डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में आया था ये DP दर मॉडल। DP दर ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को तैयार और लॉन्च किया था। इस योजना के तहत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। वर्ष 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया था और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 18, वे कौन से दो चर हैं जिनका संबंध पर्यावरण कुजनेट वर्क द्वारा किया गया है? असमानता और कर राजस्व, असमानता और प्रति व्यक्ति आय, पर्यावरण अवनति और कर राजस्व। ये है ऑप्शन नंबर डी है, पर्यावरण अवनति और प्रति व्यक्ति आय। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर है डी ऑप्शन, पर्यावरण अवनति और प्रति व्यक्ति आय इसका सही उत्तर है। पर्यावरण कुजनेट वर्क पर्यावरणीय अवनति और प्रति व्यक्ति आय के बीच में संबंध को दर्शाता है। EKC के सुझाव दिया था कि प्रदूषण का समानता आर्थिक विकास है। अर्थात दोस्तों प्रदूषण का जो समाधान है वो आर्थिक विकास है समाधान। प्रश्न नंबर 19, GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं? और देख लीजिए दोस्तों, ये MTS का प्रश्न है। ये रेगुलर इस तरह से के प्रश्न ज़्यादातर आते ही रहते हैं। ये एक्चुअल में फ्री के प्रश्न होते हैं जो कि मेरे हिसाब से आपको पता ही होने चाहिए। और ये 33 इसका सही उत्तर है ऑप्शन। GST परिषद में 33 लोग होते हैं। GST परिषद में 33 लोग होते हैं। GST में 2 सदस्य केंद्र और 31 सदस्य भारत के 28 राज्यों से हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से समन्वित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 20, भगवती समिति यानी 1973 ने डैश पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, वाणिज्य। इसका सही बात करें तो बेरोजगारी पर रिपोर्ट पेश की थी भगवती समिति ने 1973 में। भगवती समिति 1973 में बेरोजगारी और लोक कल्याण से संबंधित थी। तो दोस्तों ये देखिए एक और प्रश्न हो गया जो बेरोजगारी और लोक कल्याण से संबंधित थी। 1974 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी
जिसमें कहा था कि भारत को एक लचीली विनियमन दर प्रणाली अपनानी चाहिए। चलिए आज के इस वीडियो में सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के 20 प्रश्नों की हमने बात कर ली है पूरी। और आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपको कोई भी डाउट बाकी रह गया तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहे होंगे और कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। अगर यदि आपको कुछ नया जानने को मिला है तो हमारा थोड़ा सा मेहनत साकार हुई है, नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, आगे हम आपके लिए इसी तरह से भी प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। और चलिए आप सभी से एक और नई क्लास में फिर से मुलाकात होगी। और आपको बता दें कि 3 बजे हमारा करंट अफेयर्स का एक प्रैक्टिस सेट, क्या दोस्तों 8 या 10 क्वेश्चंस की रेगुलर वीडियोस आती रहती हैं। और 8 बजे 20 क्वेश्चंस की ये प्रैक्टिस सेट आता है डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। चलिए धन्यवाद आप सभी का, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।